दोस्तों, यूपी की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा तूफान उठ चुका है जिसने दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हलचल मचा दी है। सवाल सीधा है, क्या मोदी और शाह अब योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर हाथ रखने जा रहे हैं? क्या बीजेपी के भीतर ही योगी को कमजोर करने की कोई बड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? और क्या इसी वजह से यूपी में राष्ट्रपति शासन की बातें अचानक से उछाली जा रही? क्योंकि जो घटनाएं सामने आ रही है वो सिर्फ संयोग नहीं लगती, वो एक के बाद एक बिल्कुल टाइमिंग के साथ जुड़ती चली जा रही है। और इसी पूरी कहानी के केंद्र में आ जाता है यूजीसी का नया नियम, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026, जिसे 15 जनवरी 2026 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। कहा गया कि यह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए, लेकिन असली सवाल ये कि अगर कानून पूरे देश के लिए है तो आग सिर्फ यूपी में ही क्यों लगी, और वो भी इतनी तेज? चलिए अब आपको पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं, जिसे सुनकर लोग कह रहे हैं कि योगी की कुर्सी हिलाने का माहौल बनाया जा रहा है। सबसे पहला 15 जनवरी 2026 यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन लागू होता है। समता समिति बनती है, समता हेल्पलाइन बनेगी, एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के लिए भेदभाव रोकने की बात कही जाती है। लेकिन इसके ठीक 3 दिन बाद यानी 18 जनवरी को प्रयागराज से खबर आती है कि शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट हुई, और तभी से माहौल में जहर घुलना शुरू हो जाता है। फिर 26 जनवरी को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से खबर आती है कि पुजारियों और महिलाओं के साथ अभद्रता हुई, यानी धार्मिक भावनाओं को झकझोर देने वाली घटनाएं। और उसी दिन बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अपना इस्तीफा सौंप देते हैं। वो डीएम पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें बंधक बनाया गया, और फिर उनके बयान में राष्ट्रपति शासन तक की बात आने लगती है। यानी अब कहानी सिर्फ कानून की नहीं रह जाती, ये सीधा सत्ता और सिस्टम तक पहुंच जाती है। इसके बाद मेरठ के सलावा गांव में बीजेपी के कोर वोटर, बैंक कहे जाने वाले ठाकुर समाज के कई नेता पार्टी से दूरी बना लेते हैं, सामूहिक इस्तीफे दिए जाते हैं। और फिर मुजफ्फरनगर में करनी सेना के प्रदेश महासचिव गौरव चौहान की एक विवादित अपील सामने आती है। वो कहते हैं कि जनरल कैटेगरी के बिजनेसमैन अपने कॉलेज, अस्पताल, होटल में एससी और ओबीसी वर्ग को एंट्री ना दे। यानी विरोध अब एक खतरनाक सामाजिक टकराव में बदलता दिखने लगा। अब सवाल उठता है कि क्या कॉलेजों में समानता के नाम पर समाज में दुश्मनी फैलाई जा रही है? और अगर ये नियम पूरे देश के लिए है तो सबसे बड़ा विस्फोट यूपी में ही क्यों? दोस्तों, बताया जा रहा है कि बीजेपी के 11 पदाधिकारी इस कानून के विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। उनके लेटर से साफ लिखा है कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह चुप है, लेकिन उनके बेटे प्रतीक भूषण बयान देते हैं कि इतिहास के दोहरे मापदंड पर विवेचना होनी चाहिए। और इसी बीच लोक स्कोर कमेटी की लिस्ट सामने आती है, जिसमें करण भूषण सिंह का नाम भी बताया जाता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी का कोई नेता खुलकर ना समर्थन कर पा रहा है ना विरोध, और यहीं से पूरा नैरेटिव योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घुमाया जाने लगता है। एक तरफ स्वर्ण समाज का विरोध, दूसरी तरफ ब्राह्मणों के साथ मारपीट की घटनाएं, और इन्हीं को जोड़कर यह दावा किया जाने लगता है कि यूपी में सरकार ठीक से नहीं चल रही, राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी इस पर टिप्पणी करते हैं। वो कहते हैं सनातन को बदनाम करने वाले कालनेमी हैं जो धर्म की आड़ में साजिश कर रहे हैं। योगी साफ इशारा करते हैं कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, लेकिन असली आग उस बिल की कॉपी से लगती है जिसमें लिखा है कि भेदभाव रोकने के लिए समता समिति बनाई गई। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी के छात्र पर शिकायत होती है तो उस पर कड़ा एक्शन होगा। अब सवाल यही है कि बिना वकील, बिना सफाई किसी को दोषी कैसे माना जाए? इसी डर से लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, समाज में बेचैनी फैल रही है, और आखिर में सवाल वही बचता है, क्या ये सब सिर्फ कानून का मामला है, या फिर योगी की कुर्सी के आसपास एक बड़ा सियासी खेल खेला जा रहा है? क्या ये पूरी कहानी पहले से लिखी जा चुकी थी, और आने वाले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है, और ये सभी को बेहतर पता है कि इसका असर क्या पड़ सकता है? दोस्तों, क्योंकि अगर आज योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर इतनी चर्चा हो रही है तो इसके पीछे एक लंबा सियासी इतिहास भी है। योगी आदित्यनाथ यूं ही मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उन्हें मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी की मजबूरी भी थी, और बीजेपी के भीतर एक बड़ी रणनीति थी। अगर वो अध्याय देखें तो जब 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, बीजेपी ने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ बहुमत हासिल किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास कई बड़े चेहरे थे, कई दावेदार थे, और कई ऐसे लोग भी थे जो
दिल्ली के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन यूपी की जमीन पर माहौल कुछ और था। बीजेपी को पता था कि ये जीत सिर्फ विकास के नाम पर नहीं हुई, इसमें हिंदुत्व की राजनीति, कानून व्यवस्था और मजबूत नेतृत्व की मांग सबसे बड़ा फैक्टर थी। और यही वो जगह थी जहां योगी आदित्यनाथ का नाम अचानक सबसे ऊपर आ गया। योगी उस वक्त गोरखपुर के सांसद थे, गोरखनाथ मठ के पीठाधीश्वर थे। उनकी छवि एक तेज, आक्रामक और हिंदुत्व के सबसे मजबूत चेहरे की थी। बीजेपी के लिए फैसला आसान नहीं था, क्योंकि योगी को मुख्यमंत्री बनाना मतलब यूपी में एक ऐसा नेता खड़ा करना जिसकी लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी। और यही बात कई लोगों को अंदर ही अंदर खटकती भी थी। लेकिन बीजेपी के पास विकल्प भी नहीं था, क्योंकि चुनाव के बाद जो जन भावना बन रही थी उसमें योगी का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा था। और फिर 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब जैसे ही योगी मुख्यमंत्री बने, यूपी की राजनीति का टोन बदल गया। बुलडोजर एक्शन, अपराधियों पर सख्ती और हिंदुत्व का खुला एजेंडा, योगी ने अपनी अलग पहचान बना ली। और यही पहचान उन्हें बीजेपी के भीतर एक अलग श्रेणी में ले आई। लेकिन इसी के साथ दूसरी सच्चाई भी शुरू हो गई। बीजेपी के अंदर ही दो तरह की धाराएं बनती चली गई। एक वो जो योगी को यूपी का सबसे बड़ा चेहरा मानने लगी, और दूसरी वो जिसे लगने लगा कि योगी बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत स्वतंत्र हो रहे हैं। और यही वो जगह है जहां समय समय पर हवा उठती रही कि योगी को हटाया जा सकता है। कभी कहा गया कि दिल्ली खुश नहीं, कभी कहा गया कि संगठन नाराज है, कभी कहा गया कि यूपी में सब कुछ योगी के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हर बार योगी की लोकप्रियता, उनकी पकड़ उन्हें बचाती चली गई। फिर आया 2022 का चुनाव। ये चुनाव योगी के लिए अग्नि परीक्षा था, क्योंकि पहली बार बीजेपी को यूपी में सत्ता बचानी थी। विपक्ष ने पूरा जोर लगा दिया, जाति का समीकरण लगाया, किसान आंदोलन का असर दिखाया और कहा जाने लगा कि योगी दोबारा नहीं लौट पाएंगे। बीजेपी के भीतर भी कुछ लोग चाहते थे कि चुनाव के बाद नया चेहरा लाया जाए, लेकिन नतीजा आया, बीजेपी फिर जीत गई और योगी आदित्यनाथ फिर मुख्यमंत्री बने। यानी कुछ लोगों के ना चाहने के बावजूद योगी की कुर्सी दोबारा मजबूत हो गई। और यहीं से योगी का कद और बढ़ गया, क्योंकि यूपी जीतना बीजेपी के लिए सिर्फ एक राज्य नहीं, दिल्ली की सत्ता का रास्ता है। और योगी उसी रास्ते के सबसे बड़े स्तंभ बन गए। लेकिन जैसे ही कोई नेता बहुत बड़ा होता है, सियासत में उसके खिलाफ चर्चाएं भी उतनी ही तेज हो जाती है। इसलिए हर कुछ महीनों में कोई ना कोई हवा उठती है। कभी राष्ट्रपति शासन की बात, कभी कानून व्यवस्था का बहाना, कभी जातीय तनाव का मुद्दा, कभी प्रशासनिक विवाद। और हर बार कहानी घूमकर फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, क्या योगी को हटाने की तैयारी चल रही है या फिर ये सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। क्योंकि सच ये है कि दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वो यूपी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं। ये कोई प्रशंसक के तौर पर नहीं मैं कह रहा, और ना ही मैं किसी का प्रशंसक हूं, ये फैक्ट है। क्योंकि आपकी जीत आपकी जनता बताती है कि कौन बड़ा है। और यही वजह है कि उनके खिलाफ हर घटना, हर विवाद, हर कानून एक बड़े नैरेटिव में बदल दिया जाता है। और अब जब यूजीसी इक्विटी बिल के बहाने यूपी में इतना बवाल खड़ा हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं कि क्या ये वही पुरानी स्क्रिप्ट है जिसमें योगी की कुर्सी को लेकर फिर से हवा बनाई जा रही है। दोस्तों, सवाल बड़ा है और जवाब आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति तय करेगी। आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।